25 तारीख को पार्लियामेंट चल रहा, 25 तारीख को मैं अपना इस्तीफा लेकर जाऊंगा स्पीकर साहब के पास, और वो इस्तीफा उनको दे के आऊंगा, क्योंकि अगर मैं आपकी जीवन रक्षा नहीं कर सकता तो ऐसी राजनीतिक सत्ता से, ऐसी राजनीतिक ताकत से कोई भला नहीं होने वाला। मैं ऐसी राजनीति नहीं करना चाहता। अगर जिंदा रहोगे तभी तो इज्जत की जिंदगी पाओगे, जिंदगी तो तभी रहेगी जब जिंदा रहोगे। देखो, अन्याय करने वाले से अन्याय सहने वाला ज्यादा दोषी होता है। बताओ, मुकदमा दर्ज हो गया, इस पे कार्रवाई होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? इसको भी जेल के सालों में जाना चाहिए। 20 तारीख ये डेडलाइन है हमारी तरफ से। कहना नहीं चाहता उसकी माँ को, उसकी बहन को, उसके बाप को, उसके बहनोई को, उसके रिश्तेदारों को पुलिस थाने में घुसेड़ देते और लटों से इतना कूटती कि वो लोग हाथ जोड़ जोड़ के बैठ जाते कि हमें माफ करो, जिनका कोई दोष नहीं होता। कि ये जमीन गीली, मैं इस बात को समझ सकता हूं कि यहां बैठने से कपड़े गीले हो जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन ये भी सच है कि आज हम शादी ब्याह में नहीं आए, आज हम किसी के जन्मदिन में, किसी की सगाई में, किसी के यहाँ और किसी इस तरह के प्रोग्राम में नहीं आए कि हमारे कपड़े अच्छे बुरे होने से कोई फर्क पड़ता। आज हम लोग जो बड़े पैमाने पे यहाँ जुटे हैं वो ये सुनो, ये बेटे, ये बड़ों की बात मान लो, बड़ों की बात माना करते हैं। ये बेटे डांडुआ भी बहुत एकदम ठीक हो जाओगे। तो आज हम लोग यहाँ दुख में, तकलीफ में, और भाई कमल जी के, भाई शीशपाल जी के, उनके परिवार को ये विश्वास दिलाने के लिए इकट्ठा हुए हैं कि वो अकेले नहीं, हम सब लोग उनके साथ हैं। यही कारण है ना। घटना की आपको जानकारी है, जिनको जानकारी नहीं, वो जितनी जानकारी में मेरी है मैं अपने मुंह से भी बता दूं कि घटना क्या है। घटना ये है, बाहर एक ऑफिस है, ऑफिस पैसे वाले लोगों का, ताकतवर लोगों का है। शीशपाल को उन्होंने एक छोटी सी बात का आरोप लगा के पीट दिया। शीशपाल घर आया, शीशपाल ने गुस्सा जाहिर किया तो उनके पिता ने कहा कि घर में शादी का समय है, झगड़ा नहीं सोचते, मैं उनके पिता को कह के आ जाता हूं, वो उनको डांट देंगे। उनके पिता गए, उनका भाई गया तो उनके पिता को भी पीटा। अच्छे हथियार बना रखे हम लोगों ने। मैंने अभी देखा लोहे के एक उसमें डंडे में चैन सेट वेल्डिंग कर रखा है। वो इसलिए नहीं कर रखा कि उस चैन सेट से उन्हें घास काटना है या साइकिल चलानी है, वो इसलिए कर रखा है क्योंकि आदमी जो काम करता है उस काम में यूज होने वाले चीजों को तैयार करता है। जैसे जो लोग खेती करते हैं तो वो टीलर, हैरो, इन सब चीजों की व्यवस्था करते हैं। जो कोई यात्रा करता है तो वो साइकिल, मोटरसाइकिल, 4 पे गाड़ी, तो वो यही काम करते हैं। पहले भी उन्होंने 1 साल पहले हत्या की थी, तो उन्होंने वो बनवा रखे हैं। असल में इन ताकतवर लोगों का काम ये है कि ये गरीबों को पहले शराब पिलाते हैं, शराब पिला के, क्योंकि पीने में अच्छी लगती है, नुकसान कुछ होता नहीं, फिर उनको कर्ज देते हैं आदि बना, फिर उस कर्ज से उगाही के नाम पे उनकी जमीनों को बहुत कम पैसों में उनसे छीन लेते हैं, अपने नाम करा लेते हैं। ये इस तरह पैसे वाला बनना चाहते हैं। ये एक प्रक्रिया है जिस प्रक्रिया पे काम कर रहे हैं। अब गरीब आदमी जिसका उधार है वो सोचता है कि ठीक है भाई चलो जान पड़े। अब ये क्रिमिनल लोग हैं तो ये भी सोचते हैं कि चलो कम से कम जमीन ही जा रही है, जान तो सलामत है, ऐसा नहीं तो क्रिमिनल लोग मारते हैं। तो ये खेल यहां चल रहा है। अब आप देखो, उत्तर प्रदेश सरकार जो जीरो टॉलरेंस की बात करती है, मुख्यमंत्री बहुत बड़े बड़े दावे करते हैं, दूसरे स्टेटों में जाके कहते हैं कि उत्तर प्रदेश जैसी कानून व्यवस्था होनी चाहिए। 1-2
घंटे पुलिस को फोन करने के बाद पुलिस यहां नहीं आती और बताया गया कि जेवर की पुलिस आ जाती है लेकिन रघुपुरा की पुलिस नहीं आती। फिर परिवार थाने चला जाता है तो 1 घंटे तक अगर कोई जानवर होता, गाय, बैल, बकरी, कुत्ता, तो शायद उसकी जीवन बचाने के बारे में सोचा जाता, लेकिन 1 घंटे तक कमल का जो शरीर है, मुझे नहीं पता उस समय तक उसकी जान चली गई थी नहीं चली गई थी, लेकिन 1 घंटे तक वो थाने में पड़ा रहता है। पुलिस उसके बारे में नहीं सोचती, क्योंकि उत्तर प्रदेश में मैंने कहा दलितों की जान दाल से भी सस्ती होगी। फिर पुलिस उसको लेके जाती है, कहते कि हम उसको हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं, 2.5 घंटे तक किसी हॉस्पिटल नहीं पहुंचती। यानी कि सब मिला जुला के चाहते थे कि उसकी जान चली जाए। जब वो जिंदा ही नहीं रहेगा तो फिर वो क्या गवाही देगा, किसने गोली मारी, क्यों मारी। ये तो अच्छा हो कि हमारे लोगों ने वीडियो बना लिया और वीडियो में वो गोली चलाते दिख रहे हैं, उनकी पूरी टीम दिख रही है। अब इतनी बड़ी घटनाक्रम, ये ऐसा नहीं कि दिल्ली से, देश की राजधानी से 500-700 किलोमीटर दूर हो रही है गांव में, ये देश की राजधानी के जड़ में हो रही है। 50 किलोमीटर की दूरी नहीं है यहां से दिल्ली की। तो जब देश की राजधानी के बराबर 50 किलोमीटर परिधि के बराबर में बिल्कुल अगर दलितों के साथ खून की होली खेली जा रही है, तो हम लोगों को अपने अंदर झांक के देखना चाहिए कि हम कहां खड़े हैं आजाद भारत में। क्या हमारी जिंदगी का कोई वैल्यू है? क्या हमारे मरने से किसी को फर्क पड़ता है? और जब हमारे जीवन की इतनी वैल्यू नहीं कि जैसा मैंने कहा कि कुत्ता, बिल्ली, घोड़ा, गधा, गाय कोई भी होती तो शायद उसके जीवन बचाने के बारे में सोचा जाता, लेकिन कमल के बारे में नहीं सोचा गया। इसलिए मेरी चिंता और बढ़ जाती। जब मुझे 2-3 दिन पहले बताया, 3 दिन पहले की घटना, 15 को, आज 19 है, मैं झारखंड में था, मुझे बताया गया, मैंने यहाँ के अधिकारियों से बात की, फिर मेरी परिवार के लोगों से बात हुई, मैंने इनको विश्वास दिलाया कि आप अकेला मत समझना। कल शाम प्रचार खत्म हुआ, रात में आने का कोई तुक नहीं बैठता था। मैंने कल इनको खबर भेजी थी कि मैं परसों आ जाऊंगा, लेकिन ऐसा नहीं ना कि मैं फॉर्मेलिटी करने आ जाऊं, आया मिलके 2 मिनट बैठ के चला गया, ऐसे में क्या हो जाएगा। तो जरूर चली मेरे पास, मुझसे कहा गया कि आप कल ही आ जाओ। मैंने कहा कोई फायदा नहीं हुआ कल आने का, कम से कम मेरे पास इतना समय हो कि मैं 2-4 घंटे पहले बैठ के समझ सकूं और फिर समझा सकूं। अभी 6 आरोपी गिरफ्तार हुए, 8 आरोपी फरार। और बुरा मत मानिए, जब तक इतने महान थानाध्यक्ष और उनके महान चौकी इंचार्ज रहेंगे, तब तक आप गारंटी ले लो आपको न्याय मिल नहीं सकता किसी भी कीमत पर। इसलिए 25 तारीख को पार्लियामेंट चल रहा, 25 तारीख को मैं अपना इस्तीफा लेकर जाऊंगा स्पीकर साहब के पास, और वो इस्तीफा उनको दे के आऊंगा। क्योंकि अगर मैं आपकी जीवन रक्षा नहीं कर सकता तो ऐसी राजनीतिक सत्ता से, ऐसी राजनीतिक ताकत से कोई भला नहीं होने वाला। मैं ऐसी राजनीति नहीं करना चाहता। 25 तारीख को मैं जाऊंगा अपना इस्तीफा लेके। अगर 25 तारीख से पहले वो सभी आरोपी गिरफ्तार नहीं होते और जो मांगे हमारे लोगों ने दी है वो मांगे पूरी नहीं होती, तो 25 तारीख को मैं आपको समाज के जिम्मेदार लोगों को कहना चाहता हूँ, ना मैं पहले मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनना चाहता था, ना मैं एमएलए बनना चाहता था, ना मैं मंत्री बनना चाहता था। मैंने तो ये लड़ाई बहुजन समाज के लोगों के हितों की रक्षा के लिए शुरू की। और मैंने क्या नहीं साहब नहीं देखा, जेल 16 महीने मैंने काटी, मुकदमे मैंने झेले, लाठियां मैंने खाई, और जब उससे भी इनका दिल नहीं भरा तो मेरे ऊपर गोली चला दी। मेरी गोली में और कमल की गोली में 1 इंच का फर्क होगा मुश्किल से। उसको शायद पिस्टल से गोली लगी, 315, उसका तमंचे में गोली शायद थोड़ी दूर से लगी, मेरी नजदीक से। अगर 1 इंच इधर होती तो आज कमल की जैसी तस्वीर आपके घरों में मेरी भी लगी। कहना आसान है, कहना आसान है और लड़ना मुश्किल है। अपने लिए हर कोई जी सकता है। जब हम महापुरुषों के सम्मान के, उनके मिशन की बात करते हैं तो फिर हमें उनके जैसी जिंदगी जीनी पड़ती है। मैं आपको विश्वास दिला कहता हूं कि ये लड़ाई अभी शुरू हुई है और ये लड़ाई आखिरी लड़ाई हो
फिर किसी कमल को, शीशपाल को ना पीटा जाए, ना गोली चले, इसका इंतजाम हमें आज ही करना पड़ेगा। आज तो आप बिना बुलाए आए, आज आप बिना बुलाए आए, लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि 26 तारीख को आप इससे 10 गुनी संख्या में कमिश्नर कार्यालय आ जाओगे? नहीं, ऐसे नहीं। मुझे कई बार आपको बिठाना पड़ा, मैं इस बात से सहमत नहीं। ऐसे नहीं, दोनों हाथ वाले बताओ, आ जाओगे? अभी भी तुम्हारी आवाज में अगर जिंदा रहोगे तभी तो इज्जत की जिंदगी पाओगे। जिंदगी तो तभी रहेगी जब जिंदा रहोगे। देखो, अन्याय करने वाले से अन्याय सहने वाला ज्यादा दोषी होता है नहीं होता? हमारे साथ अन्याय हुआ है, हमने किसी साथ अन्याय किया? अन्याय हुआ ना, हमारे व्यक्ति को मारा गया ना। मैं ये नहीं कहता किसने मारा, किस जाति का, किस धर्म का, कितना ताकतवर, कितना भी ताकतवर कानून के आगे बिल्कुल छोटा। अगर पुलिस ने जिम्मेदारी से काम किया तो उनमें से एक गुंडा नहीं भाग पा रहा है। मैं आपसे ये कहता हूँ, रोज रोज के चक्कर में मत पड़ो, एक ही दिन तय होना चाहिए। सीख लो, किसी को सुई लगती है तो वो पूरा समाज हिम्मत जुटा लेता है कि सुई का जवाब नहीं देना। मैं आपको ये नहीं कहता कि हिंसा का जवाब हिंसा से दो, लेकिन मैं आपको ये भी नहीं कहता कि सेल्फ डिफेंस करना बंद कर दो। आत्मरक्षा बहुत जरूरी है। ये तो आपका संवैधानिक दायित्व है कि आप अपने जीवन की रक्षा करो, लेकिन मैं आपसे कहता हूं 26 तारीख ठीक है, इसको आगे बढ़ाएं। संविधान दिवस है ना, संविधान की रक्षा कहां करोगे? घर में पढ़ोगे? 26 तारीख को संविधान की रक्षा घर में पढ़ोगे करोगे या मेरे साथ वहां कमिश्नर कार्यालय में? संविधान तो हमें जिंदा रहने का अधिकार देता नहीं देता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ऐसे थानाध्यक्ष को जिसकी नजरों में हमारी जिंदगी की कीमत, ऐसे चौकी इंचार्ज जिसकी नजरों में हमारे जीवन की कीमत कुत्ते बिल्ली से भी कम है, क्या उसको इस थाने में रहना चाहिए? नहीं, जोर से बताओ। मुकदमा दर्ज हो गया, इस पे कार्रवाई होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? इसको भी जेल के सालों में जाना चाहिए। अगर ऐसे अधिकारी कर्मचारियों को छूट दी जाएगी कुछ नेताओं को खुश करने के लिए, तो मैं मानता हूं फिर कल किसी कमल पे गोली चलेगी मेरे बात को आप याद रखें। ठीक है, 26 तारीख ये डेडलाइन है हमारी तरफ से, या कम करूं इस समय को? 26। देखो, मैं समझता हूं जादू की छड़ी तो इनके पास भी नहीं, लेकिन अगर ये अपनी पे आ जाए। अच्छा, ये घटना अगर हमारे किसी बच्चे से हो जाती है, मैं कहना नहीं चाहता उसकी माँ को, उसकी बहन को, उसके बाप को, उसके बहनोई को, उसके रिश्तेदारों को पुलिस थाने में घुसेड़ देते और लटों से इतना कूटती कि वो लोग हाथ जोड़ जोड़ के बैठ जाते कि हमें माफ कर दो, जिनका कोई दोष नहीं होता। लेकिन अब हमारे लिए तो ऐसा भी नहीं कि जिन्होंने घटना की उन्हीं को गिरफ्तार कर लेगा। मैं गलत तो नहीं कर रहा हूं। अगर ये घटना आपके द्वारा गलती से हो जाती तो शायद बुलडोजर आपके घर के बाहर खड़ा होता नहीं होता? मैं बुलडोजर प्रक्रिया का समर्थक नहीं हूं कि किसी का घर तोड़ा जाए, लेकिन अगर कोई जगह अड्डा बना ली गई हो कि उसके जरिए गरीबों में जुल्म किया जाए, तो मैं इस बात का भी समर्थन नहीं करता कि ऐसी जगह को ताकत दी जाए कि भविष्य में कोई और योजना बनके किसी की जान जाए। और ये भी एक कड़वा सच है कि यहाँ 60% आबादी इस गांव में जाटो समाज की है या नहीं है? लेकिन उन्होंने किसी को पत्थर तो नहीं मारा। ये इस बात का उदाहरण है कि अगर 60% लोग चाहते तो 40% लोगों में से एक आदमी को नुकसान पहुंचता तो मैं मान लेता कि हमारा समाज जिम्मेदार नहीं है। लेकिन हमारे लोग जिम्मेदार है, जिम्मेदारी को बना के रखना, किसी की बातों में आके बहुत हाय हुल्ला मत करना। अगर लड़ाई एक दिन में जीती जाती तो मुझे लगता है कि कोई जुल्म ही नहीं होता हमारे साथ। मैं आपसे आग्रह करूंगा, हमारे वकील साहब है यहाँ, एडवोकेट मधुर साहब, मैं उनसे आग्रह करूंगा, एक आप FIR लिखो।
ये एक घटना नहीं है, दो घटना। इनकी एफआईआर अलग होनी चाहिए और दूसरी हत्या वाली एफआईआर दूसरी होनी चाहिए। आप एक एफआईआर लिखो, अभी ये एफआईआर उसकी है, इनके वाली अलग से एफआईआर लिखो। उस एफआईआर पे हम उस एफआईआर को अभी अधिकारियों को देंगे, वो मुकदमा दर्ज हो। उसमें जो आरोपी थे, जो 6-7 लोग जिन्होंने इनके साथ मारपीट की, जिन्होंने इनके बेटे के साथ मारपीट की, जिन्होंने इनके बड़े बेटे के साथ मारपीट की, उन सब के खिलाफ भी दूसरा मुकदमा दर्ज होना चाहिए। अगर वो उस दिन दूसरी घटना में इन्वॉल्व है तो होना चाहिए। दो घटना है, दोनों में उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। एक घटना के तौर पे इस घटना को ना देखा जाए, ठीक है। किसी ने गौर से सुनना, किसी ने किसी का हाथ तोड़ दिया, एक हाथ, 2 घंटे बाद आके उसकी टांग तोड़ दी, फिर 4 घंटे बाद आके उसका सर फोड़ दिया, फिर 8 घंटे बाद आके उसको गोली मार के हत्या कर दिया। अगर ये एक आदमी होता तो पूरी घटना एक ही उसमें आ जाता, लेकिन जब ये आदमी एक से ज्यादा है और घटना अलग अलग जगह पे हुई तो ये केस भी कमजोर हो जाएगा। अगर हम इसको मिक्स से खिचड़ी बना देंगे, ये अलग अलग घटना है, उसमें अलग अलग कार्रवाई होनी चाहिए, ठीक है। जब वो थाने जाएंगे, अलग अलग जगह जमानतें करवाएंगे तो उनको भी पता लगेगा। जब इस विषय में मैं अपनी बात खत्म कर दूं तब फिर आप अपनी, मैंने आपको कागज दिए। मैं तो जहां जाता हूं 10-20 एप्लीकेशन मेरे पास आ जाती है क्योंकि कहीं कोई कार्रवाई हो नहीं रही। मैं आप सबसे आग्रह करता हूं, अगर आपके अंदर वास्तविकता में महान पुरुषों के संघर्ष का इतना सा भी अगर असर है, या आपके खून में इतनी सी भी गर्मी है, इस घटना के प्रति रोष है, तो 26 तारीख को संविधान दिवस कमिश्नर कार्यालय में मेरे साथ मनाओगे? ऐसा तो नहीं पुलिस वाले आ जाएंगे, तुम मत जाना, मुकदमा घर बैठ जाओगे। अभी बता दो मुझे, फिर मैं अपनी तैयारी कहीं और से करके आऊंगा। शेखर जी संघर्ष करो, शेखर जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। शेखर जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। कि अगर मैं कोई काम कहता हूं तो उसको करता हूं, नहीं करता हूं, जानते हैं। ये तो नोएडा है, अगर मैं दिल्ली के लिए भी कोई बात कहता हूं तो अपने पैरों पे खड़ा होकर कहता हूं। आप मुझे आज ना कर दो कि भाई हमें भय है, हमें डर है, हमें पुलिस खा जाएगी, निकल जाएगी, हमें कोई ये कर देगा, हम नहीं आएंगे, तो मैं वचन दे कहता हूँ कि 1 लाख लोग आपसे भाग उठा लूंगा मैं। आप जानते नहीं जानते ताकत, ये आप ही की दी हुई ताकत है। आप तय कर लो, आप आओगे या मैं बाहर के लोगों को न्योता भेज बताओ? आ जाओगे? अब मैं, हमारे सम्मानित अधिकारी भी सुन रहे हैं, मैंने उनसे आग्रह किया था वो मुझे बता दें क्या पुलिस प्रशासन हमारी बात को सुन रहा है, नहीं सुन रहा है, उन अधिकारियों पे कार्रवाई हो रही है, नहीं हो रही है। नहीं हो रही है तो हम यहीं बैठे, हम नहीं जा रहे कहीं अभियान। जब उन पे कार्रवाई हो जाएगी और इसकी जानकारी हमें हो जाएगी, उसकी पुख्ता रिपोर्ट हम पे होगी, तभी हम यहाँ से जगह छोड़ेंगे, वरना धरना आज से शुरू हो जाएगा। मेरी बात को आप याद रखना। मेरे पे कोई काम नहीं, मेरे ये बहुजन समाज की सेवा के अलावा मेरे पे कोई काम नहीं है, कोई काम नहीं है मेरे पास के अलावा। मेरी कोई जमीन नहीं ऐसी होती जिसमें खेती की दिक्कत हो, मेरी कोई फैक्ट्री नहीं है, मेरा कोई उद्योग धंधा नहीं। मैं तो आज मुझे तो यही है मेरे पे काम। मैं अधिकारियों से, सम्मानित अधिकारियों से कहूंगा कि वो बात कर लें और बैठ जाओ। आप जो इस आंदोलन में हमारे साथ है यहाँ, वो बैठ जाओ। कोई खड़ा ना रहे, जो खड़ा रहेगा उससे फिर मैं नाराजगी जाहिर करूंगा। ये हमारी शक्ति है, जब हम बैठ जाते हैं ना तो मुट्ठी बन जाते हैं हम लोग। फिर ये एहसास हो जाता है कि ये इतनी जल्दी छोड़ने वाले नहीं है। और जब हम खड़े रहते हैं तो घूमते रहते हैं तो इनको एहसास हो जाता है कि तो भीड़ बिखर जाएंगे, थोड़ी देर में कोई इधर चला जाएगा, कोई इधर से जाएगा। नहीं नहीं, कहीं नहीं जाएंगे, हम कहीं नहीं जाएंगे। बैठ जाओ। मीडिया, इन सब के लोग भी बेचारे अपना अपना काम कर लेंगे। मेरे जो भाई हैं इस मिशन के, वो लोग बैठ जाए। उनसे मैं उम्मीद करूंगा कि उन्हें मुझे दोबारा नहीं कहना पड़ेगा, वकील साहब अगर इधर दिक्कत है तो पीछे जाके बैठ जाओ, मगर बैठ जाओ। क्योंकि जब आप खड़े रहोगे ना तो औरों को कहना भारी हो जाएगा मुझे। बैठ जाओ। यहां से वहां तक कोई देखे तो एक परिवार देखना चाहिए, तभी उसका आनंद है। ऐसे नहीं कि कोई खड़ा है कोई बैठा है। आज आंदोलन अभी से शुरू करते हैं।
देख लो, सर्दी होगी रात में, ठंड लगेगी आपको, भूख लगेगी आपको, मान जाओ भूख के चक्कर में घर जाओगे। चलो फिर बैठ जाओ, देखते हैं। चलो चलो बैठो भाई, बैठ जाओ। किसी को बैठने में उस तरह की तकलीफ हो फिजिकली, शारीरिक तौर से, वो ऊपर जाकर तो बैठ जाए। यहाँ हमारी माएँ बैठी हैं, ये हमारा सम्मान है। वहां हमारी माएँ बहनें बैठी है, जब माएँ बहनें बैठी फिर किसी को नहीं खड़ा रहना चाहिए। तुमसे क्या नहीं, तो बेटे वहां चले जाओ, वहां जाकर बैठ जाओ पुलिस के पास। लेकिन जब इस पंडाल में हो तो बैठ, सुनो भाई, बैठ जाओ। बहादुर से मजबूत से नौजवान बैठ जाओ, बैठ जाओ। तुम लोग अपने लोग हो ना, तो पीछे खड़े, तुम तो अपने। यहाँ तो जो आया है किसी भी जाति धर्म का, वो अपना ही, जो अपने दुख। साथियों, जैसा कि आपको पता है, बी मिशन टीवी हमेशा ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट आपके बीच रखता है। अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो बी मिशन टीवी को आर्थिक मदद करें, जिससे कि हम यूं ही निरंतर ग्राउंड लेवल पर काम करते रहें। स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड को स्कैन करें और अपने दान की राशि बी मिशन टीवी के खाते में भेजें। QR कोड के अलावा आप हमारी UPI ID BMissionTV@YBL पर भी मदद भेज सकते हैं।